हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से फ्लिपकार्ट मंत्रा पे चल रही है सेल, तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदो उस पर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा डिस्काउंट। साथ के साथ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जाकर जरूर से देख लेना। पहला प्रश्न आपके सामने, युवा की परिभाषा दीजिए। युवा कौन होते हैं उसके बारे में आपको उनकी परिभाषा बतानी है। तो युवा कौन होते हैं? युवा एक गतिशील व बहुआयामी अवधारणा है जिसे कोई एक कठोर सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। मतलब यूथ क्या होती है, एक अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं, अलग अलग प्रकार की अगर आप परिभाषित करने लग जाओगे तो उसकी कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं है, अलग अलग प्रकार की परिभाषा इसमें निकल कर आती है, क्योंकि इसे विभिन्न संदर्भ में अलग अलग ढंग से समझा जाता है। क्यों? अगर आप इसको समझने लगोगे तो इसके अलग अलग आयाम निकल सकते हैं, इसके अलग अलग प्रकार की समझ निकल सकती है। सामान्य जीवन, सामान्य युवा जीवन इसकी इस महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन अवस्था में के संदर्भ में संदर्भित करता है। तो अगर अपन बात करें, आम मनुष्य की बात करें, आम व्यक्ति की बात करें, तो जो युवा जीवन क्या होता है भाई, आज के समय थे युवा हो, है ना, जो उम्र अपनी 18 साल बाद में वही 30 साल तक आदमी 30-35 साल तक युवा ही रहे, है ना। तो ये क्या होता है, युवा जीवन में क्या होता है, आपको एक संक्रमणकाली ट्रांजैक्शनल अवस्था एज के नाम से जाने, जिम आदमी का अलग अलग प्रकार का क्या हार्मोनल बदलाव भी देखना रहे हैं, जीवन में उन्हें सेटल होने के बारे में भी सोचना पड़े है, जीवन में और भी अनेक प्रकार की उसकी जीवन में गतिविधियां होती रहती हैं। तो यही है, युवा सामान्य जीवन में क्या होता है, जिसके जीवन में अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन व बदलाव सामान्यतः देखने को मिल रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, जो युवा के नाम से जाना जाता है। बचपन की बात करें, चाहे चाइल्डहुड और पूर्ण वयस्कता, तो जो आपके सामने युवावस्था कब आती है, एक तो पूर्ण एडल्टहुड के बीच में और चाइल्डहुड के बीच में आपके अंदर जो यूथ की सिचुएशन है वो निकल कर आती है। ये एक ऐसा चरण होता है जहाँ पर इंसान शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप और सामाजिक रूप से तेजी से विकसित होता है। तो ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी बच्चा होगा, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से तेजी से विकसित होता है। तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर कोई भी बच्चा है, उसके जो शरीर में, मानसिकता में और भावनाओं में अलग अलग प्रकार के जो बदलाव है वो तेजी से देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको? अगला है, संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अक्सर सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए 15 से 24 साल की उम्र के बीच में युवा को परिभाषित करती हैं। तो भाई अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ की माने तो वो क्या करता है आपके सामने, वो आपके सामने इसको कौन सी एज से कौन सी एज तक मानता है, 15 से 24 वर्ष की आयु को क्या मानता है आपके सामने, युवा के रूप में उसको परिभाषित करता है। जबकि भारत में राष्ट्रीय युवा नीति इस आयु सीमा को 15 से 29 वर्ष तक मानती है। और अगर आप भारतीय राष्ट्रीय युवा नीति की बात कर रहे हो, है ना, वो कब मानती है, 15 से 29 साल तक की उम्र को मानती है। तो मैंने ये बताया था आपको 17-18 से लेकर आप लगभग 29 साल तक मान सकते हो, 29-30 साल तक। तो यही है आपके सामने, जो भारतीय युवा नीति है वो 15 से 29 मानती है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 15 से 24 साल तक युवा मानता है। क्यों? आप फरला भाई 30 साल तक बिल्ला लग गई, नहीं ना नौकरी लग गया, ना ब्याह शादी करें, तो आप ही मानेगा युवा। और दूसरे देशों में 24 साल तक सब आपका धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। तो उनकी युवापन उठे खत्म हो जाए, फला को चाल तो ही रहे, घर का रोटियां पर पलता रही। यह भिन्नता दर्शाती है कि आयु सीमा विभिन्न संस्कृतियों, कानून और नीतिगत उद्देश्यों के आधार पर बदलती रहती है। और जो ये आपके सामने आयु सीमा दिखाई गई है, ये क्या है, अलग अलग संस्कृति, जैसे भारत के लिए अलग हो सकती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाओगे वहाँ के लिए अलग हो सकती है, अमेरिका के लिए अलग हो सकती है, और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में जाओगे वहाँ पर अलग अलग हो सकती है। तो अलग अलग देशों के लिए युवाओं की परिभाषा अलग है, अलग अलग देश के जो कानून है उसमें अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग नीति निर्माण करने वालों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं रखी हैं युवाओं को परिभाषित करने के लिए। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से युवावस्था केवल आयु तक ही सीमित नहीं है। अगर आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप चीज़ों को समझने का प्रयास करो, तो युवा अवस्था, युवा लोग कौन है, उनकी सिर्फ आयु तक ये सब चीज़ें सीमित नहीं है। जो साइंटिस्ट हो गए, जो मनोवैज्ञानिक हो गए, इन्होंने इन सब चीज़ों को क्या है, आयु से बढ़कर ऊपर रखा है।
यह पहचान बनाने, कौशल सीखने और शिक्षा को पूरा करने और कैरियर की शुरुआत करने के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का समय है। तो ये अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये ऐसी अवस्था होती है जहाँ हर बच्चा अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए, अलग अलग प्रकार के कौशल सीखने के लिए और अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए और कैरियर बनाने के लिए क्या करता है, इस समय प्रयास करता रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों और समाज की अपनी भूमिकाओं की अक्सर खोज में लगा है। तो भाई ई टाइम में थे ही देख लियो थन थारो के तने एक तरफ कैरियर भी बनाना है, कठिन नौकरी की भी व्यवस्था करनी है ना, शिक्षा का भी करनी है और घर गृहस्थी की भी व्यवस्था कठिन करनी है। तो हर प्रकार की इंसान है वो अपना जीवन में संघर्ष से इस समय गुजर तो रहे। युवा समाज के लिए ऊर्जा, नवाचार व परिवर्तन के प्रतीक होते हैं। तो युवा कौन हुआ है, युवा कोई भी समाज हो गए उसके लिए क्या ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं, नवाचार और परिवर्तन का प्रतीक हो। तो कोई भी समाज हो गए उसमें परिवर्तन लाने का कार्य कौन करते हैं, भाई युवा पीढ़ी होती है, वही हमेशा क्या करती है, समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। और ऊर्जा का परिवर्तन हो, भाई एक 15 से 24-25 साल की उम्र की ऊर्जा देखो एक आदमी की और एक 35 साल का की देखो, दोनों में फर्क रहना। तो यही है, युवा होता है वो क्या कर सकता है, उसमें ऊर्जा होती है, वो नवाचार और परिवर्तन लाने का कार्य करता है। वे न केवल अपने व्यक्तिगत भविष्य की नींव रखते हैं, ना वो केवल सिर्फ खुद के जीवन में खुद के भविष्य की नींव रखते हैं, बल्कि राष्ट्र और विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ के साथ क्या करते हैं, कोई भी देश हो गया और देश विदेश और विश्व में अपनी खुद की भूमिका को बनाने का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यह वह अवधि होती है जब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का एहसास करता है, और यही वही उम्र होती है जब इंसान को अपनी पूरी ऊर्जा का एहसास होता है। खूब ऊर्जा होती है कोई भी व्यक्ति में, साथ के साथ उसके अंदर मानसिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ना। उसके ऊपर जो जीवन में कोई ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है, वो अपने फैसले क्या ले सकता है, व्यक्तिगत रूप से ले सकता है। और इससे क्या होता है, वो दुनिया में अपनी एक अलग प्रकार की पहचान बनाता है, एक अपने अलग प्रकार की आपके सामने जगह बनाने का प्रयास करता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। इन पीढ़ी अंतराल जरनेशनल गैप से क्या समझते हैं। तो आप आया कौन खा कि भाई मेरा माता पिता साथ मेरी घनी बने को नहीं मार, तो आपस में क्या लड़ाई होती रहे, क्यों बोले जरनेशनल गैप है हमारी, तो समझ कौन मिले, सोच कौन मिले, तो वो क्यों है इन आप समझने की कोशिश कराना। पीढ़ी अंतराल का तात्पर्य होता है दो या दो से अधिक अलग अलग पीढ़ियों के लोगों के विचार, मूल्य व दृष्टिकोण, आदतों और जीवन शैलियों में आने वाले अंतर। तो पीढ़ी अंतराल क्या, जरनेशनल गैप क्यों है, कोई दो अलग अलग प्रकार की पीढ़ी जब थे होगा, थारा माता पिता होगा, दो अलग अलग पीढ़ी हो, दुनिया के अंदर के हूँ थार जो दुनिया का जो विचार अलग अलग ही, मूल्य अलग ही, आदतें अलग अलग ही और जीवन शैली भी अलग अलग है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है और मतभेद से भी है। तो ये क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण के अंतर भी दिखाई दे है और बहुत महत्वपूर्ण भेदभाव भी है। यह अंतर अक्सर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक अनुभव, तकनीक प्रगति और ऐतिहासिक संदर्भों से भिन्नता का कारण होता है। और ये किस प्रकार से बनती है आपके सामने इंटरजनरेशनल गैप, ये बनती है कोई समाज व संस्कृति में जो अपन अनुभव करते हैं, समाज में बदलाव देखने मिल रहे हैं, संस्कृति में भाई आज पहले था भाई कदे माता पिता होगा, जो पिता था दादाजी होगा, वह क्या भाई उनका मोबाइल वगैरह कौन चला रहे हो, तो बस थान का देखें सारा दिन क्यों लाइक याद रहेगा, आँख खराब हो जाएंगी थरी, क्यों खराब हो है ना। लेकिन अब थे आगे बढ़ जाओ, थे थाला बालका ने कदे बात कौन कहा, क्यों, क्योंकि थे खुद ही नहीं चलाए है। समझ में आ गया। वो टीवी देखने के लिए आपको हो सकता है कम मना करेंगे, लेकिन मोबाइल के लिए ज़्यादा मना करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने उन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा क्या नहीं किया है, उपभोग नहीं किया है। यह अंतराल तब स्पष्ट होता है कब जो आप भिन्नता देखने को मिलती है, कब देखने को मिलती है, मूल्यों में भिन्नता होती है। युवा पीढ़ी अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता पर जोर देती है। भाई कोई भी जवान आदमी होगी कि थे बात सुनी, वो कहें कि बात करो कि भाई जी मैं एक लो नहीं हूँ, है ना, थारो तेरो भाई करके दिखाओ वो काम, ऐ की बात करना। भाई कोई युवा आदमी होगो कर देंगे आखा कि टेंशन लेनी है, ऐ की बात होगी ना। अकेले लोग कोई भी काम करने पर ज़्यादा विश्वास रखो, खुद पर पूरा विश्वास रखो। साथ के साथ समानता पर भी कोई भी छोटी सी बात हो जाएगी, अया कया कह दियो वो मैं कोई कम थोड़ी हाँ, है ना। साथ के साथ कया कौन करो वो बच्चे क्या कहेंगे कि भाई कॉलेज में कोई प्रकार की बंद होगी, भाई लड़कियां ने क्यों व्यवस्था में जमाने में नीचे लड़का में, लड़की क्या कहेंगे भाई लड़का ही लड़का क्यों करेंगे, मैं भी करांगा वो काम। तो इस समय क्या होती है, इंसान अपनी समानता पर और स्वतंत्रता पर जोर देने पर जोर देता है, जबकि अगली पीढ़ी परंपराओं और सामूहिक मूल्यों पर अधिक महत्व देती है। साथ के साथ जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो किस पर आपको ज़्यादा जोर देती हैं, सॉरी पिछली पीढ़ियाँ हैं वो किस पर जोर देती हैं, परंपराओं पे। अब अपना माता पिता का क्या पर ज़्यादा जोर देगा कि भाई पहले जो परंपरा चलती रही उन न मानो,
है ना। सामूहिक मूल्य, आप सारा लोग समाज में एक जगह मिलकर रहना चाहिए तो अगली पीढ़ी भी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उम्र ऐसी होती है, युवावस्था की ऐसी उम्र होती है जब क्या होता है, आपके सामने व्यक्ति है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता पर जोर देता है। भाई थारी उम्र थाले जो उम्र है वह थारे पिताजी की भी आई, वह भी यही बात कराया करता, लेकिन उनका तो समझ में आ गई, थारा भी समझ में आ जाएगी, उनकी एज में होगा जना। अगला क्या है, तकनीकी अनुकूलन। तकनीकी अनुकूलन क्या होता है, युवा पीढ़ी डिजिटल दुनिया में पली बड़ी है। भाई थारे पिताजी और थारी उम्र पर यहाँ जब ज़्यादा से ज़्यादा देखी होगी, वो थिएटर में जाके मूवी देख ली होगी, यूँ ज़्यादा तकनीक कौन देखी होगी, बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ाया ना क्रिकेट का मैच देख लिया होगा, यही देखें। लेकिन आपा सारो जीवन अपनो तकनीक में बीत्यो है। बचपन से आपा के टीवी देखियो के बाद थोड़ा और बड़ा होगा, जब मोबाइल आना शुरू होगा तार तो लगभग छोटी उम्र में हाथा में आगा होगा, है ना। तो यही है, अपन तकनीक से पली बड़ी जनरेशन है और तकनीक क्या को सहजता से अपनाते हैं। आपने क्या अपना हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो आप तुरंत अपना लेंगे उस चीज़ में, जबकि बड़ी पीढ़ियां इसके प्रति कम सहज होती हैं, और जो बड़े वाली पीढ़ियां होती हैं, जो पिछले वाली पीढ़ियां होती हैं, वो इसके प्रति क्या होती हैं, सबसे कम सहज होती हैं। ये संचार और सूचना के तरीकों में अंतर बदलाव करते हैं। इससे क्या होता है, जो संचार बोलने का तरीका होता है और जो सूचना प्रदान करने का तरीका होता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की तरफ देखें। प्रत्येक पीढ़ी ने अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होती है। जो पिछले वाली पीढ़ियां हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक और जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनसे पूर्ण रूप से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, जिससे उनके विचार भिन्न हो सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है, उनके जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे कि परिवार, काम, राजनीति पर दृष्टिकोण। जैसे पहले परिवार क्या हुआ करते थे, संयुक्त परिवार होते थे, एक बाप पिताजी का 4, थाला दादा का 4 पोता और चारों की एक जगह कोठी बन रही है, चारों एक जगह रही, कई परिवार में रही ना। आजकल आया सोचें कि भाई 2 भाई ही तो एक काम करा, यहाँ देखा कि आप दूसरा के लिए कठिन कोठी बना के दनी है। देखें ना, एकल परिवार में आजकल लोग ज़्यादा विश्वास रखने लगे हैं। राजनीतिक विचारधारा में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो यही है, जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती चली जाती हैं, चीज़ों में भी बदलाव देखने को मिलता है। संचार शैली की बात करें, युवा पीढ़ी सीधे और अनौपचारिक संचार पर पसंद करती है। तो जो युवा पीढ़ी होती है वो क्या करती है, आपको सीधे के सीधे और अनौपचारिक जो संचार होता है उसको पसंद ज़्यादा करती है। जबकि बड़ी पीढ़ी क्या होती है, अधिक औपचारिक व परंपरावादी होती है। तो भाई अगली जनरेशन का टाबर क्या, कोई भी चीज़ होना कहते अरे देख लेंगे, कोई बात को नहीं, कर लेंगे, है ना। इस ऐसी उम्र होती है इस अवस्था में। और जो पीढ़ी होती है वो कोई भी काम को अच्छे से करने पर विश्वास रखती है। जहाँ अपना ने कोई बाहर ने कोई डाकिया कन भेजो कोई काम करना है तो आप आधो तो काम करांगा और आधो भूल जाऊंगा और आधो को नहीं करा पाए, कहते कोई ना कर लेंगा, मोबाइल पर कर लेंगा खाना। लेकिन आपके वही पिताजी जाएंगे तो पहले थार दादो जाओगे तो पहले दादो तो ये थाला घर में निकलो पर राम कुमार के घर जाके बैठोगे, पहले उन पूछोगे, फिर और दूसरी जगह जागो, ये डाकिया कन पूछता दोबारा जाएंगे पहले तो, फिर डाकिया कन पहले बैठोगो पूछोगो बतलाओगो 10 चीज़ और पूछोगो, मन बता तू पिछली बार भी यह गलती कर दी और तू कम ढंगू काम कौन करा, मन समझा कहें क्या करना, 10 चीज़ और पूछ के आओगे साथ के साथ, और आपा के आपना बताऊँगा हम 10 कम पूछ के आओ। समझ में आ गया आपके सामने। तो यही है, युवा पीढ़ी होती है वो क्या अनौपचारिक संचार ज़्यादा करती है। बातचीत भी अपनी कहें कि इनफॉर्मल रहेगी, जैसे मैं थान पढ़ाने को तरीको, अब ये कोई 30-40 साल को थान लड़कों पढ़ा रहे हो तो लड़कों तो क्या है मतलब आदमी मान लो, तो वो की भाषा में बहुत अंतर मिलता। तो यही होती है, अपनी पीढ़ी होती है जो सीधी और अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करती है, जबकि जो भाई उम्र बढ़ती है उस इंसान के विचार भी बढ़ते हैं और वो औपचारिक और परंपरावादी तरीकों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। पीढ़ी अंतराल संघर्ष का कारण बन सकती है। भाई जो विचारधारा में लड़ाई पूरी दुनिया में क्या की है, विचारधारा की लड़ाई है, समझ में आ गई। तो यही है कि अगर पीढ़ियों में जो अंतराल होता है इस वजह से संघर्ष देखने को मिलता है, लेकिन ये समाज के लिए नई विचार और परिवर्तन को भी जन्म देता है। भाई अगर पुरानी परंपरा सदा चलती रहेंगी तो नई चीज़ कहीं होंगी, और बदलाव ही जीवन का नियम है। बदलाव नहीं होगा तो जिस समाज में बदलाव नहीं हो पिछड़ गया। तो यही है, जो युवा क्या लेते हैं, नए विचारों को और नए परिवर्तनों को जन्म देते हैं। इसे पाटने के लिए भाई यो जो चीज़ है, जो अपना जनरेशन गैप है, इन कम करने के लिए संवाद हो गया, समझ हो गई, और एक दूसरे के अनुभवों को सम्मान और देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह सिर्फ उम्र तक ही नहीं होती बल्कि अनुभव और दृष्टिकोणों में अंतर भी होता है। और यह चीज़ सिर्फ कोई भी इंसान के बीच में उम्र में ही अंतर को नहीं हुआ, बल्कि अनुभव और दृष्टिकोण में भी अंतर देखने मिला है।
अगला क्या है, वैश्वीकरण का लैंगिक पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो पूरा ग्लोबलाइजेशन होता है उस पर दुनिया भर की जो जेंडर इक्वलिटी होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण ने दुनिया भर की लैंगिक पहचान और जेंडर भूमिकाओं पर क्या प्रभाव डाला। तो वैश्वीकरण ने क्या किया है, पूरी दुनिया में जो लैंगिक पहचान है, जो स्त्री पुरुष हो गए और जो समलैंगिक, जो आपके सामने एक नया दृष्टिकोण, एक नई विचारधारा निकल के आती है, नए प्रकार के जो व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, उनको भी स्वीकारने का कार्य किया है। और अलग अलग जेंडर हो गए, जैसे महिला हो गई, पुरुष हो गए, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनको उनके ऊपर भी क्या क्या गहरा प्रभाव डालने का किया है। ये विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में जेंडर से पारंपरिक धारणाओं को चुनौती भी दे रहा है। भाई पहले के समय अपने राजस्थान में देख लो, पुरुष बाहर काम करते थे, महिलाएं घर का काम करती थी। आज के समय उल्टा भी हो सकता है, इस समय पुरुष घर का काम कर रहा है, महिला बाहर कमा रही है। ऐसे भी हो सकता है दोनों बाहर कमा रही हो, अया कि दोनों घर बैठ के खा रहे हो, अया भी हो सके। समझ में आ गया। तो आपके सामने क्या है, आप जो पारंपरिक जो आपके सामने जो चुनौतियां थी, जो आपके समय जो जेंडर थे, जो लैंगिक समानताएं थी महिला पुरुष की, आज के समय वो आपके सामने पुरानी परंपराओं से अलग होती हुई भी दिखाई दे सकती हैं। कुछ मामलों में मजबूत भी कर रहा है और कुछ मामलों में बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, कुछ मामलों में थोड़ा नीचे की तरफ भी गया, घटाव भी हुआ इसका। जेंडर समानता के सकारात्मक प्रभाव क्या है। जेंडर समानता के विचारों का प्रसार, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के कारण आज आप अमेरिका की भी चीज़ भी रहा है, अमेरिका में के फैशन चल रहा है, अपना भी चलन लग जा, विदेश में ट्रेंड आई, भारत में भी आ रही हैं, तो इन्हीं वैश्वीकरण कही जाए। तो वैश्वीकरण के कारण जो मानव अधिकार व जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण संबंधित जो मुद्दे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और विचारों को तेजी से प्रसार हुआ है। तो जैसे कि बाहर विदेशों में जो महिलाएं बाहर काम करने जाती थी, उन सब विचारधाराओं को हमने भी सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। अब हमारे महिलाएं भी क्या जाती हैं, बाहर काम करने के लिए उनको अनुमति मिलती है। तो यही है, इससे कई समाज में महिलाओं के अधिकार और लैंगिक पहचान को मुद्दे को खुली चर्चा और बढ़ावा मिला है। तो अलग अलग समाज में महिलाओं के जो अधिकार हैं, उनकी जो पहचान है, उन जैसे मुद्दों पर अब क्या है, खुले रूप से लोग चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। और खुले रूप से सिर्फ तैयार नहीं रहते हैं बल्कि चर्चा भी करते हैं। मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से जो नारीवादी आंदोलन हो गया और एलजीबीटी के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलती है। तो वही है, मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से जो नारीवादी आंदोलन होते हैं और एलजीबीटी के अधिकार होते हैं उसके बारे में सबको पता चलता है। अगला क्या, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विस्तार ने महिलाओं और अन्य जेंडर पहचान वाले व्यक्तियों की शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। साथ के साथ जो अलग अलग प्रकार की पूरी दुनिया की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसने क्या किया है, उसने महिला हो गई और अन्य जेंडर हैं उसके जो पहचान वाले व्यक्तियों के लिए क्या किया है, शिक्षा और जो रोजगार। भाई आजकल सोशल मीडिया पे लोग काम करने लगे हैं, इंटरनेशनल रूप से भी अपन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो काम होते हैं उसके लिए नए रोजगार और शिक्षा के अवसरों को भी पैदा किया है। इससे क्या, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं से बाहर निकल सके। इससे क्या, जो पुराने समय में जो फिक्स हुआ करता था कि इस समाज के लोग ये काम करेंगे, पुरुष सिर्फ आर्मी में सिर्फ पुरुष जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती हैं, इन सब विचारधाराओं का विराम मिला है। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए विकासशील देशों में महिलाओं को कॉल सेंटर, आईटी और वस्त्र उद्योग में काम करना, उन्हें अधिक आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। तो आज के समय जो विकासशील देश हैं जैसे भारत हो गया, साउथ एशिया के देश हो गए, अफ्रीकन देश हो गए, और कोई देश हैं जहाँ पर विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, वहाँ पर महिलाएं हैं वो कॉल सेंटर हो गई, आईटी सेक्टर हो गई और वस्त्र जैसे उद्योग या अन्य कोई भी उद्योगों में कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। तो इससे क्या होता है, उससे भाई आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, महिलाओं के पास पैसा आता है। आर्थिक स्वतंत्रता ही इंसान को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तरफ ले जाती है। लैंगिक पहचान और अधिक स्वीकार्यता। वैश्विक मीडिया, सोशल मीडिया व सांस्कृतिक आदान प्रदान ने विभिन्न लैंगिक पहचान जैसे ट्रांसजेंडर व नॉन बाइनरी के बारे में जानकारी व स्वीकार्यता को बढ़ाया है। तो जो वैश्विक जो मीडिया देखते हो, पूरी दुनिया की मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, इसने क्या किया है, जो अमेरिका की आपको संस्कृति के बारे में पता चलता है, आपके सामने जो आपके पड़ोसी देश हैं उनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है आपको, और दूसरी दुनिया की जो संस्कृतियाँ उनके बारे में भी आपको पता चलता है। साथ के साथ अलग अलग प्रकार के जो जेंडर हो गए, जैसे ट्रांसजेंडर हो गया, नॉन बाइनरी हो गई, स्त्री पुरुषों के बीच में, पुरुष पुरुष और महिला महिला के बीच में जो संबंध होते हैं, उनके बारे में जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंच पा रही है और उनकी पहचान को अब लोग क्या कर पा रहे हैं, खुलकर व्यक्त कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न देशों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानूनी मान्यता मिलना और अधिकारों की मांग करना। तो आपके सामने जो अलग अलग देश हैं वहाँ पर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए जो उनको अब जो कानूनी मान्यता मिलने लगी है, उनको जो अधिकार मिलने लगे हैं वो यहीं से निकल कर आ रहे हैं।
पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं की चुनौतियां। वैश्वीकरण ने क्या किया, विभिन्न संस्कृतियों में पुरुष और महिलाओं को निर्धारण कठोर जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठे हैं। तो जो पहले फिक्स हुआ करता था कि महिलाएं सिर्फ ये कार्य करेंगी, पुरुष सिर्फ यही कार्य करेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर जो कठोर जो जेंडर भूमिकाएं थी उन सब चीज़ों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मतलब सवाल उठाने का अर्थ नहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दियो, ऐसा नहीं है। मतलब लोग अब सवाल पूछने लग गए हैं कि भाई सिर्फ महिलाएं ही, पुरुष ही आर्मी में काम क्यों करें, महिलाएं क्या किसी से कम है, वो भी जा सकती हैं। समझ में आ गया आपके सामने। तो अलग अलग प्रकार के कार्य हैं जो सिर्फ महिलाएं कर सकती थी, अब वो पुरुष भी कर रहे हैं, और जो पुरुष कर सकते थे वो महिलाएं भी कर रही हैं। इससे अब और अधिक लचीली व विविध भूमिकाओं के लिए जगह बन पा रही है। तो इससे क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं ने अब समाज में जगह ले ली है। यह था सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव देखें अपन, शोषण और असमानता में वृद्धि। वैश्वीकरण ने कुछ क्षेत्रों में जेंडर आधारित शोषण को भी बढ़ाया है। साथ के साथ इससे क्या हुआ है, अब पूरी दुनिया के साथ सामने लोग क्या अधिक स्वतंत्रता विचारधारा का मानने लगे हैं। तो अब क्या लोग काफ़ी बार गलत जगह भी फंस जाते हैं। इससे क्या होता है, मानव तस्करी हो गया। जैसे कि यहाँ से भारत के लोग डंकी करके अगर विदेश में जा रहे हैं तो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बीच में लोगों को उठा लिया जाता है, फिर उनको किसी ना किसी गलत रास्ते से मानव तस्करी कर दी जाती है। सस्ते श्रम के लिए महिलाओं का शोषण कर दिया जाता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। साथ के साथ जो वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला होती है, समझ में आ गया, जहाँ पर काम किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, आपके सामने असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। प्रवासी जो श्रमिक महिलाएं होती हैं उनके साथ यौन शोषण करना, कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजदूर परेशान करना, ये सब प्रमुख समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। अगले वाला क्या, रूढ़िवादी प्रतिक्रिया। जेंडर समानता के विचारों के प्रसार के जवाब में कुछ समाज में पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को मजबूत करने और लैंगिक पहचान की विविधता को अस्वीकार करने की रूढ़िया प्रतिक्रिया देखी गई। तो कुछ समाज होते हैं जहाँ पर जो पुरुष हैं वो पुरुष जैसे कार्य करेंगे, महिलाएं वो महिला जैसे कार्य करेंगे। अगर इस पर सवाल उठाया जाता है तो वहाँ पर उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, वो उन सब चीज़ों को मानने पर अस्वीकार कर देते हैं। समझ में आ गया, उनको नहीं मानते हैं। साथ के साथ क्या कर सकते हैं, ऐसा करने पर उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। कुछ धार्मिक व सांस्कृतिक समूह द्वारा महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया जाता है। तो कुछ समूह देख सकते हो, सांस्कृतिक हो गए, धार्मिक लोग हो गए, वो इन नई विचारधाराओं को नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं स्वीकार कर पाते हैं। या जो LGBT के व्यक्ति होते हैं उनके साथ जो भेदभाव देखने को मिलता है वो इसी का उदाहरण है। अगला क्या, समरूपता का दबाव। वैश्विक मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति कभी कभी सौंदर्य मानकों और जेंडर अभिव्यक्ति को समरूपता को बढ़ाती है। तो जो वैश्विक मीडिया हो गई उसमें महिलाओं को किस तरीके से दिखाया जाता है, एक ब्यूटी, एक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में देखा जाता है, जिससे कुछ व्यक्तियों को खास तरीके से दिखने और व्यवहार करने का दबाव बढ़ जाता है। तो आप एक्टर वगैरह को नहीं देखते हो, उनको एक खास तरीके से अच्छा बनना होता है, सुंदर दिखना होता है। इस प्रकार की जो विचारधाराएं होती हैं उनको स्वीकार करना पड़ता है। अब बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न की तरफ अपन। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हो, महिला सशक्तिकरण क्या होता है? तो महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सभी निर्णय को स्वयं लेने की शक्ति व क्षमता के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण क्या होता है, महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर महिलाओं को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले अलग अलग प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो खुद ले सकती हैं, उनकी क्षमता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो उनको अलग अलग प्रकार की उनकी क्षमता के अनुसार क्या अधिकार दिए जाते हैं। इसका मूल उद्देश्य महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान अधिकार देना है। तो ये क्यों दिए जाते हैं, ताकि महिलाएं हैं वो भी पुरुषों के बराबर आकर खड़ी हो सकें। साथ के साथ उन्हें समान भागीदारी मिले और जो समाज में उनकी जो भागीदारी है वो भी समान रूप से दिखाई दे, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। ताकि क्या हो सके, ताकि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकें और बिना किसी बाधा और आकांक्षाओं के साथ पूरा कर सकें, ताकि कोई भी प्रकार की बाधाएं नहीं आई हुई उनके सामने और पूरी आकांक्षाओं के साथ पूर्ण रूप से उनको पूर्ण कर सकें। पहला क्या है, सामाजिक सशक्तिकरण। तो महिलाएं होती हैं उनको सामाजिक रूप से सशक्त होना जरूरी है, जैसे शिक्षा में आगे हों, स्वास्थ्य में आगे हों और उनके जो सम्मान है उन तक पहुंच सके और सामाजिक रूढ़ियाँ हैं उनसे भी उनको मुक्ति मिल सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो महिलाओं को मिलनी चाहिए। अगला क्या, आर्थिक सशक्तिकरण। रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए और जो संपत्ति का अधिकार होता है और जो वित्तीय स्वतंत्रता होती है, ये सारे के सारे अधिकार वो महिलाओं को मिलने चाहिए। मतलब पैसे से भी मजबूत होने चाहिए, महिलाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए, समान अवसर भी मिलना आवश्यक होता है। राजनीतिक सशक्तिकरण।
निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व देखने को मिले। तो महिलाएं होती हैं, उनको समान रूप से कोई भी निर्णय लेने में समान भागीदारी देखने को मिले और उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। शैक्षणिक सशक्तिकरण की बात करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सार्वभौमिक पहुंच, मतलब हर महिलाओं तक, सभी महिलाओं तक जो शिक्षा है वो एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पहुंचे और सार्वभौमिक पहुंच बन सके। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अपनी स्वायत्ता का विकास हो सके। तो महिलाओं में क्या हो सके, खुद के आत्मविश्वास के लिए वो कार्य कर सकें, आत्मसम्मान के लिए और खुद की स्वायत्ता के लिए विकास हो सके और उनके लिए वो कार्य कर सकें। संक्षेप में, महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पर जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो। तो अगर संक्षेप में पर अपन सारी चीज़ों को समझे तो महिला सशक्तिकरण क्या है, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहाँ पर जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, सभी व्यक्तियों को समान रूप से आगे बढ़ने के मौके मिले, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ये आपके सामने जो यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी से संबंधित पेपर था उसके कंप्लीट मैंने रिवीजन करवा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।